नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लिए जीवन रेखा का कार्य करेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.84% हुई। दिल्ली मेट्रो कल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से, शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है। ऐसा के तो मुझको बड़ा शक है। इस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आए, भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में आज अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों, इमारतों, सुरंगों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम आदमी के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ अटल जी का बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का स्वप्न भी साकार हुआ है। जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे और जैसा अटल जी का विशेषता थी वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संपर्क सुविधा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका विकास से सीधा संबंध है और सीमावर्ती इलाकों में संपर्क सुविधा सुरक्षा मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी
3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक किस्म के कई हथियारों का स्वदेश में ही उत्पादन करने के लिए कानूनों में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद हमारी सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा सामग्री की खरीद और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अटल सुरंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवन रेखा बनेगी। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल सुरंग को सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बताया। 12 महीने 24 घंटे के लिए यह रास्ता खुल गया है। हमारे सेना के जवानों के लिए लॉजिस्टिक, राशन, वेपन, अन्य सुविधाएं और साथ ही साथ बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट, यह सब सारी चीजें आसानी से हो सकेंगी। सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे सेना के जवान जो हमारे बगल का देश है चीन, उसकी सीमा पर किस तरीके से अपना पसीना बहाते हैं, जरूरत पड़ती है तो जिस्म का खून भी बहाते हैं। और जहां पर सेना अपने इस जिम्मेदारी का निर्वाह करती है, वहीं पर सीमा पर रहने वाले आप सब भी एक सीमा प्रहरी के रूप में ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सीमा पर रहने वाले लोग सचमुच एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। इससे पहले रक्षा प्रमुख जनरल रावत और थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने रोहतांग में अटल सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री की अगवानी की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली के सासे हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एक रिपोर्ट। अटल सुरंग किसी राजमार्ग पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में भी करीब 5 घंटे की बचत होगी। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने के लिए घाटी बाकी हिस्सों से कट जाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे के भीतर से सुरंग बनाने का निर्णय वर्ष 2000 में लिया था और 2002 में इस सुरंग की आधारशिला रखी गई थी। दिसंबर 2019 में सरकार ने रोहतांग सुरंग का नामकरण श्री वाजपेयी के नाम पर करने का निर्णय लिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में सोलंग घाटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अटल सुरंग के लिए इस्पात के अधिकांश भाग की आपूर्ति भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल ने की है। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये सुरंग स्थानीय लोगों के अलावा रणनीतिक आवाजाही के लिए भी उपयोगी होगी। श्री प्रधान ने कहा कि इससे स्पीति घाटी में संपर्क भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पूरे विश्व का हित निहित है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं, जिनसे उद्योग और शिक्षा जगत को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान के समृद्ध इतिहास को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है,
प्रधानमंत्री ने बच्चों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने की अपील की। वैभव सम्मेलन को विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभाओं का संगम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से शोध के लिए अनुकूल परिवेश सृजित होगा तथा परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे। थ्रू वैभव वी प्रेजेंट टू यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट एंड कंट्रीब्यूट। योर एफर्ट्स विल हेल्प इंडिया एंड द वर्ल्ड। आफ्टर ऑल, when India prospers, the world also take a leap ahead. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए उच्च श्रेणी का वैज्ञानिक शोध चाहती है। कृषि वैज्ञानिकों ने दलहन का उत्पादन बढ़ाने में कठिन परिश्रम किया है। आज बहुत कम मात्रा में दलहन का आयात करना पड़ता है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के प्रयासों में विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। The government of India has taken numerous measures to boost science, research and innovation. Science is at the core of our efforts toward socio-economic change. We broke inertia in the system. श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्वदेशी आधार पर वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा दिया है। वैक्सीन कार्यक्रम और पोषण मिशन से बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को वांछित स्तर तक लाना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। 2025 की समय सीमा वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। The long break in vaccine introduction was broken. In 2014, 4 new vaccines were introduced into our immunization program. This included an indigenously developed rotavirus vaccine. We encourage indigenous vaccine production also. Recently, we also gave market authorization for an indigenously developed pneumococcal vaccine. These vaccination program and our Poshan mission take the health and nutrition of our children to the level of importance it deserves. प्रधानमंत्री ने सुपर कंप्यूटिंग और साइबर प्रणाली में भारत के प्रमुख अभियानों का भी उल्लेख किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेंसर और डेटा विश्लेषण में मौलिक शोध का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे स्टार्टअप और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक सम्मेलन से शिक्षा और शोध क्षेत्र में उपयोगी सहयोग समन्वय बढ़ेगा। भारतवंशियों के प्रयास इसके लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में सहायक होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 in the night on 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने राज्यों से इस अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने की अपील की थी ताकि इस सार्वजनिक संस्थाओं में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 100 दिन का एक विशेष अभियान जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाए। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं। अभियान के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराए जाएं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर तक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कांग्रेस को पहले जितनी सीटों की पेशकश की थी, अब उससे कुछ अधिक सीटें दी हैं। सूत्रों ने बताया कि वाम दलों को भी महागठबंधन में शामिल किया गया है और उन्हें दहाई के आंकड़े में सीटें दी जा सकती हैं। सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा आज बाद में या कल की जा सकती है। उधर एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श जारी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक समन्वय समिति बनाई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी को अपनी मांग के अनुसार सीटें दिए जाने पर अडिग हैं। उन्होंने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। महागठबंधन में सीटों को लेकर समझौते पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वामपंथी धड़े के नेताओं ने मुहर लगाई। राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी की पहले से मौजूदगी और 3 वामपंथी दलों सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के शामिल होने से इस विपक्षी गठबंधन के कुल घटक दलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन से पहले ही अलग हो चुका है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री इस समय कुल्लू जिले की सोलंग घाटी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं सोलंग। फ्लाइंग हुआ है दूर दूर तक, सब बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करके और अपना हाथ भी उठा करके मुझे आज उन सबका भी अभिवादन करने का अवसर मिला है। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कभी, वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था, तो मुझे भी यहां काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। और तब उनके साथ मनाली के, हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां की कनेक्टिविटी और यहां के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो और जो यहां के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे अपनी कविता में। वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े है मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है,
इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं, जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लिए जीवन रेखा का कार्य करेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.84% हुई। दिल्ली मेट्रो कल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से और शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या के लिहाज से भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोग कोरोना से उबर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर 21% है, जबकि दुनिया भर में कोरोना से बीमार पड़ने वालों में भारत की हिस्सेदारी 18.6% रही। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बहुत कम रही। वैश्विक स्तर पर कोरोना से मृत्यु दर 2.97% है, जबकि भारत में ये दर केवल 1.56% है। भारत में प्रति 10 लाख पर कोरोना से हुई मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 लाख की आबादी पर 130 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख पर केवल 73 लोग कोविड-19 से मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 75,628 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। कोरोना से एक दिन में मुक्त होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है और फिलहाल ये 83.84% है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 74.36% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हैं। फिलहाल कोरोना के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उनमें से लगभग 77% मरीज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 2,60,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र के हैं। सरकार ने कहा है कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रतिदिन संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में वृद्धि और मृत्यु दर में लगातार कमी से उपचाराधीन रोगियों की संख्या कम हो रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2019 नए मामलों के सामने आने के बाद कोविड महामारी से अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,32,000 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,332 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,10,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 20,124 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में रिकवरी दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और यह करीब 83% तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 20 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 29,000 से अधिक परीक्षण कल किए गए थे। कोरोना संक्रमण की जिलेवार समीक्षा से पता चलता है कि इंदौर जिले में कोविड-19 के सर्वाधिक 495 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भोपाल में 242, जबलपुर में 172 और ग्वालियर में 97 मामले दर्ज किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान सरकार ने इस महीने कोविड-19 महामारी के बारे में 1 महीने तक चलने वाला जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से आम जनता को बचाने के लिए 1 करोड़ मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि इस बीमारी के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राज्य में 38 स्थानों पर कोरोना की जांच सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही राज्य के शेष रहे 11 जिलों में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इस बीच राज्य में अब तक 1,17,238 लोग कोरोना संक्रमण से उभर चुके हैं। अब राज्य में कोरोना के लगभग 21,000 सक्रिय मामले बचे हैं। राज्य में कोरोना की मृत्यु दर
1.3% से नीचे है, जबकि रिकवरी रेट 84% से अधिक है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी ने बताया है कि कल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि कल सुबह 6 बजे से सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो रेल सेवाएं काम करना शुरू कर देंगी। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल रात दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 29 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा ने 35 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। राफेल नाडाल, डोमिनिक थियम और सिमोना हालेप फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। स्टान वावरिंका प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नाडाल ने इटली के स्टेफानो ट्राबगिलियो को 6-1, 6-4, 6-0 से हराया। उनका अगला मुकाबला सेबेस्टियन कोर्डा से होगा। महिला सिंगल्स में सिमोना हालेप ने अमेरिका की अमांदा एनिसिमोवा को केवल 54 मिनट में 6-0, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए सिमोना हालेप अब पोलैंड की इगा स्वितेक का सामना करेंगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उधर जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख में लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। और अब चलने से पहले हम आपके लिए बापू का प्रिय भजन लेकर आए हैं। इसे स्वर दिया है अल्जीरिया के कलाकारों ने। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लिए जीवन रेखा का कार्य करेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.84% हुई। दिल्ली मेट्रो कल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से ट्रेन चलाएगी।
और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से और शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।